गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के जो टेस्ट हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। ये उसका पार्ट 3 है। मैं डॉक्टर प्रकाश शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हमने अभी तक जो कन्वेंशनल टेक्निक्स पढ़ी हैं उनमें एग्लूटिनेशन एंड प्रेसिपिटेशन के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट और न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट के बारे में बात करेंगे। मैं आपको इन दोनों टेस्ट के बारे में बताऊंगा। हम इस अध्याय में उन मेडिकल टेस्ट के बारे में, उन इम्यूनोलॉजिकल मेडिकल टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं जिनके माध्यम से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को डिटेक्ट किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन की जब हम बात करते हैं तो याद रखिए कि कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट एक इम्यूनोलॉजिकल मेडिकल टेस्ट है जिसका उपयोग स्पेसिफिक एंटीजन या एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए किया जा सकता है उन स्थितियों में जबकि कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन होता हो। दिस टेस्ट डिटेक्ट्स एंटीबॉडीज इन सीरम ऑफ पेशेंट। किसमें किया जा रहा है? पेशेंट के सीरम में। दैट आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग विथ कॉम्प्लीमेंट्स। यहाँ कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। इस टेस्ट का उपयोग कई प्रकार के इन्फेक्शन के डायग्नोसिस में किया जाता है। खासतौर पे वो इन्फेक्शन जो माइक्रोब के जरिए हुए हों और जिन्हें कल्चर कर पाना इतना आसान नहीं है, और रूमेटिक डिजीजेस के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। हालांकि आजकल कई सीरोलॉजिकल मेथड्स जिनमें एलिसा शामिल है और डीएनए बेस्ड मेथड लाइक पीसीआर आदि का उपयोग किया जाने लगा है। अब ये जो टेस्ट है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट कंपैरेटिवली ऑब्सोलेट हो गया है। तो यहाँ आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कई सारे सीरम प्रोटीन से मिलकर बना हुआ एक सिस्टम होता है जो कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस से रिएक्ट करता है। यह रिएक्शन सेल की सरफेस के ऊपर होती है। यहाँ सेल कौन सी है? पैथोजन की सेल है, माइक्रोब की सेल। तो ये रिएक्शन माइक्रोब की सेल की सरफेस के ऊपर होती है, जिसके कारण से ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्स का निर्माण होता है और इन ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्स के कारण सेल का डिस्ट्रक्शन होता है। तो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन जो टेस्ट है उसके अंतर्गत हम जो प्रक्रिया अपनाते हैं संक्षिप्त में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले पेशेंट का हम सीरम प्राप्त करते हैं और निश्चित तौर पे हर एक पेशेंट में जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है उनका जो मात्रा है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। तो इस प्रभाव को हटाने के लिए पेशेंट की जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है उन्हें नष्ट कर दिया जाता है और उसके स्थान पर स्टैंडर्डाइज्ड कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का एक निश्चित मात्रा उसके अंतर्गत उसमें सीरम में डाल दी जाती है। इसके लिए हम सीरम को गर्म करते हैं। इस प्रकार से गर्म करते हैं कि एंटीबॉडी नष्ट न हो लेकिन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन नष्ट हो जाए, और उसके बाद हम स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन उसके अंदर ऐड कर दी जाती है। इसके बाद जो इंटरेस्ट का एंटीजन है उसे ऐड किया जाता है। तत्पश्चात
भेड़ का आरबीसी, एसआरबीसी से हम कहते हैं शीप आरबीसी, जो एंटी एसआरबीसी एंटीबॉडी से रिबाउंड होती हैं, उन्हें सीरम के अंदर ऐड कर दिया जाता है। तो टेस्ट को नेगेटिव माना जाता है यदि सॉल्यूशन पिंक हो जाता है, और अगर नहीं होता तो उसे हम पॉजिटिव मानते हैं। तो ये टेस्ट किया जाता है। पूर्व में इस टेस्ट का उपयोग सिफिलिस के केस में किया जाता था, उसे हम वॉशरमैन टेस्ट कहते थे। तो यहाँ हो क्या रहा है कि जब एंटीबॉडी एंटीजन को मिक्स किया जाता है तो कॉम्प्लीमेंट जो प्रोटीन है वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से फिक्स हो रही है, और ऐसे केस में कास्केड बनता है और हीमोलाइसिस होता है। तो इसकी जो प्रेजेंस है उसको पता लगाने के लिए हम इंडिकेटर सिस्टम का यूज करते हैं, जिसमें हीमोलाइसिन यानी एंटी एसआरबीसी, सेंसिटाइज्ड एसआरबीसी यानी शीप आरबीसी का उपयोग किया जाता है। आगे हम बने, नेक्स्ट जो कन्वेंशनल टेक्निक है वो है न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन टेक्निक एक अन्य इम्यूनोलॉजिकल मेडिकल टेक्निक है, जिसका उपयोग अगेन जैसा आपको बताया था एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस या रिएक्शन जो हो रही हैं उनको पता लगाने में किया जाता है। न्यूट्रलाइजेशन जो हो रहा है वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी के जरिए हो रहा है। ये न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी को हम NAB भी बोलते हैं, N कैपिटल, A और B, A कैपिटल B स्मॉल में। तो ये वो एंटीबॉडी होती हैं जो न्यूट्रलाइज कर सकती हैं पैथोजन की एक्टिविटी को और उसकी इन्फेक्टिविटी को, साथ ही साथ न्यूट्रलाइज कर सकती है टॉक्सिन्स को। इन्हें हम न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी कहते हैं। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी इज एन एंटीबॉडी दैट डिफेंड्स अ सेल फ्रॉम पैथोजन और इन्फेक्शियस पार्टिकल बाय न्यूट्रलाइजिंग any effect it has biologically। तो न्यूट्रलाइजेशन के कारण से जो पार्टिकल है, जो पैथोजन का एंटीजन है, वो और अधिक इन्फेक्शियस या पैथोजेनिक नहीं रह पाता, और अधिक देर वो इन्फेक्शियस या पैथोजेनिक नहीं रह पाता। न्यूट्रलाइजेशन को ह्यूमरल रेस्पॉन्स का हिस्सा माना जाता है। निश्चित तौर पर ये अडेप्टिव इम्यून सिस्टम का पार्ट है, जो खास तौर पे वायरसेस, इंट्रासेल्युलर बैक्टीरिया, माइक्रोबियल टॉक्सिन्स आदि के अगेंस्ट कार्य करता है। तो खास तौर पे जब ये सरफेस के ऊपर मौजूद एंटीजन जो कि किसी इन्फेक्शियस पार्टिकल पर है, तो ऐसी स्थिति में जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी है वो उसके साथ में जुड़ जाती हैं, जिसके कारण से पैथोजन होस्ट सेल से इंटरेक्ट नहीं कर पाता और इस कारण न उसे इन्फेक्ट कर पाता है, न डिस्ट्रॉय कर पाता है। तो इस तरह की इम्यूनिटी जो कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी के माध्यम से होती है, इसको हम स्टेरिलाइजिंग इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है एंटीजन और एंटीबॉडी का, जो कॉम्प्लेक्स बनता है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का, उसे अल्टीमेटली मैक्रोफेज इनगल्फ कर लेते हैं और डिग्रेड कर देते हैं। यहाँ पर ये याद रखिए कि सभी जो एंटीबॉडी हैं जो किसी पैथोजेनिक पार्टिकल से बाइंड हो सकती हैं, वो सभी की सभी
न्यूट्रलाइजिंग नहीं होती। कुछ एंटीबॉडी ऐसी होती हैं जो पैथोजन से बाइंड तो होती हैं लेकिन उसकी इन्फेक्टिविटी को किसी तरह से इंटरफेयर नहीं करती। उन्हें हम केवल बाइंडिंग प्रोटीन से के नाम से जानते हैं। इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का मेडिकल यूज क्या है, मेडिकल टेस्ट क्या है? तो ये पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर खास तौर पे इनका उपयोग किया जाता है। विशेषकर जैसा आपने सीरम थेरेपी का नाम सुना होगा, जो खास तौर पे स्वाइन फ्लू में कारगर रही थी, इबोला में कारगर रही थी और अभी भी कोविड-19 में भी एक पॉसिबल ट्रीटमेंट के तौर पे इसका उपयोग किया गया था। तो ये सारे के सारे न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी के माध्यम से ही ये था। तो लेकिन ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी है ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर बैक्टीरिया के प्रति इतनी प्रभावी नहीं होती। साथ ही साथ प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हांसमेंट भी कर देती है। इसके अलावा म्यूटेशन एक बहुत बड़ी चैलेंज है, खासतौर पे वायरसेस म्यूटेशन के कारण इस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी को इवेड भी कर पाते हैं। ब्रॉडली अगर देखा जाए तो न्यूट्रलाइजिंग जो एंटीबॉडीज होती हैं उनमें स्पेसिफिक एबिलिटी होती है बाइंड करने की और न्यूट्रलाइज करने की मल्टीपल स्ट्रेन्स के, खासतौर पे बैक्टीरिया के। फॉर एग्जांपल जो ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी है वो HIV, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस C, डेंगू और वेस्ट नाइल वायरस के प्रति देखी गई हैं। और इन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का हम इस्तेमाल करके इन विट्रो हम इनका इस्तेमाल करके और स्पेसिफिक एंटीजन को या जो एंटीजन के सब ब्रॉड एंटीजन ग्रुप हैं उनका हम पता बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो आज ये अध्याय यहाँ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अध्याय में हम आगे के जो अन्य टेस्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।